हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की है। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की वीकली मूवमेंट की। इस हफ्ते मोस्टली निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन फिर भी एक डिसेंट रिटर्न 1.6% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ है निफ्टी। और निफ्टी ने इस हफ्ते भी अपना एक नया ऑल टाइम है बनाया 15,257 के आसपास का, और वहां से थोड़ी सी गिरावट के बाद क्लोजिंग बेसिस पे 15,163 पे क्लोज हुआ। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि निफ्टी की जो मूवमेंट, हम कई दिनों से, कई हफ्तों से ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। हमेशा वहां जाके रिट्रेसमेंट आ रही है और वहां पे स्ट्रगल करता है निफ्टी। अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। अब देख सकते हैं लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है, जो डॉटेड रेड लाइन से दिखाई हुई है, उस लाइन को क्रॉस करने में निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है। और अभी इस हफ्ते के जो कुछ कैंडल्स बने हैं वो काफी कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहे हैं। इस चार्ट में आप उस चीज को और नजदीकी से देख पा रहे हैं। ये जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स आप मान सकते हैं, डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है, उस लेवल्स को क्रॉस करने में निफ्टी हमेशा स्ट्रगल कर रहा है। आप देख सकते हैं आखिरी के जो 3-4 कैंडल्स बने हैं काफी कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। निफ्टी अभी कंसोलिडेशन में चल रही है, तो ये आखिरी है कुछ कैंडल्स जो आप देख रहे हैं। इस हफ्ते के जो कैंडल्स बने हैं वो कंसोलिडेशन को दिखा रहे हैं। तो निफ्टी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिलो की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो इस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसके नीचे कंसोलिडेट कर रही है। बट इट इज ऑल्सो अबव ऑल की ईएमएस, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं 50, 100, 150 और 200, सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है निफ्टी। वॉलेटिलिटी हैज सबसाइडेड, यानी कि कम हो गई है वॉलेटिलिटी, लेकिन अभी इट कैन कंटिन्यू। जब भी कंसोलिडेशन रहती है निफ्टी में, उसके बाद निफ्टी में ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जरूर मूवमेंट आती है और काफी स्टीप मूवमेंट आती है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि इस कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट होती है। क्या निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद करेक्ट करता है या फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट आती है, फिर से नए लेवल स्केल करता है निफ्टी। वीकली चार्ट्स पे इस हफ्ते की जो कैंडल बनी, इस वीक की जो कैंडल बनी है, ये जो आखिरी कैंडल आप देख पा रहे हैं वो थोड़ी इनडिसाइसिव कैंडल है। तो थोड़ी इनडिसीजन दिख रही है। इस हफ्ते की जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं, इसकी जो अपर शेडो है, लोअर शेडो, वो दोनों की साइज सेम है और बॉडी की लेंथ थोड़ी छोटी है। तो ये थोड़ी इनडिसाइसिव कैंडल है। और वीकली चार्ट पे इट इज टेस्टिंग इट्स वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी आप सेम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं जो हमने डेली चार्ट पे देखा था। यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, ये जो रेड डॉटेड लाइन है यहाँ पे हर कैंडल वीक को दिखा रही है। डेली चार्ट पे हर कैंडल एक डे को दिखा रही थी। तो यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है जो बना हुआ है, उसको निफ्टी अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर मंथली चार्ट्स की बात करें, यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, तो काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इस महीने की जो अभी तक कैंडल बन रही है फरवरी मंथ की, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, काफी स्ट्रांगली बुलिश है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैरिंग फॉर द मंथली कैंडल, जो अभी तक शुरुआत हुई थी और बजट के बाद जो मूवमेंट आई थी, बुलिश मूवमेंट आई थी, वो अभी तक कैरी हो रही है। देयर इज अ बुलिश मोमेंटम दैट्स कैरिंग ऑन, बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। इस महीने की जो कैंडल रही है काफी वॉलेटाइल रही है। आप देख रहे हैं इस कैंडल की जो लेंथ है कितनी ज्यादा है, तो वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, यही हमें दिख रहा है यहाँ पे। आरएसआई की वैल्यू की अगर बात करें तो आरएसआई फिर से अपने ओवरबॉट लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। 68.9 की करंट वैल्यू आरएसआई की। इट इज सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बाउंस बैक। जो हमने देखा था कि करेक्शन के बाद 37-38 की वैल्यू पे पहुंच गई थी आरएसआई की वैल्यू, उसमें टेक्निकल बाउंस बैक आई और पिछले हफ्ते की जो वैल्यू हमने देखी थी 65 के आसपास पहुंची थी। और इस हफ्ते उस टेक्निकल बाउंस बैक को सस्टेन करते हुए आरएसआई की करंट वैल्यू 68-69 के आसपास पहुंच गई है। तो जब आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर चली जाती है, 70-80 के रेंज में चली जाती है, तो हम मानते हैं कि ओवरबॉट लेवल्स पर चला गया आरएसआई। तो अभी ओवरबॉट तो नहीं किया है, लेकिन ओवरबॉट लेवल्स के काफी आसपास पहुंच गई है आरएसआई की वैल्यू। एमएससीडी पे भी हमें वही दिख रहा है, बुलिश क्रॉसओवर जो बना था पिछले हफ्ते वो अभी भी कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन उसकी जो गैप है वो थोड़ी मॉडरेट हो रही है, थोड़ी उसमें एक थकान सी आ रही है। जो हमने देखा भी कि कंसोलिडेशन चूंकि निफ्टी में चल रहा है, तो जब कंसोलिडेशन चलती है निफ्टी में तो ये जो गैप है वो थोड़ा मॉडरेट करने लगता है, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। दिस गैप इज मॉडरेटिंग।
इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो फैक्ट्री आउटपुट में 1% की ग्रोथ आई है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेटर। इन्फ्लेशन में थोड़ी मॉडरेशन आई है, 4.06% की वैल्यू पे पहुंच गई है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसकी वैल्यू दिसंबर में 4.59 थी। तो 4.59 की वैल्यू से 4.06 पे पहुंच गई जनवरी में। दिस इज अ गुड थिंग। अगर इन्फ्लेशन कम रहती है तो आरबीआई को अपनी रेट्स बढ़ाने की प्रेशर नहीं रहेगी। दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर द मार्केट्स। और इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे, थोड़ी सी गिरावट आई है, 6.24 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई है अपने ऑल टाइम हाई लेवल से, लेकिन अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इंडिया के पास। फिर कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ की बात करते हैं और उसमें मोस्टली Q3 रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो ब्रिटानिया के जो नंबर्स थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इनकी नेट प्रॉफिट में 22.4% की राइज आई है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 6% की राइज आई है। तो डिसेंट नंबर्स हैं, आप इसको मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स मान सकते हैं। ब्रिटानिया के नंबर्स अच्छे थे। डिवीज लेबोरेटरीज के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो 31.21% के आसपास, ऑलमोस्ट 31% की राइज आई है नेट प्रॉफिट में। और टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यूज में भी 19.6%, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर टाटा स्टील के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। पिछले साल की सेम क्वार्टर में यानी कि Q3 FY20 में इन्होंने इसी क्वार्टर में 1166 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, और इस साल उन्होंने लॉस की बजाय प्रॉफिट पोस्ट किया है, वो भी करीबन 4000 करोड़ का। तो काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था टाटा स्टील के लिए, और इनकी रेवेन्यूज में भी 11% की इजाफत आई। फिर रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की जो डील थी, जो बहुत दिनों से लिम्बो में चल रही थी, उसको फाइनली सेबी की तो अप्रूवल मिल ही गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस डील को गो अहेड दे दी है, ग्रीन लाइट दे दी है। तो अब बेसिकली अब उनको ये है कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील को अब आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेबी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने तो पहले ही अप्रूवल दे दी थी, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकी डील को अप्रूवल दे दी है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर रिलायंस। फिर अदानी पोर्ट्स के नंबर्स, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो कंपनी अदानी ग्रुप की, उसमें नेट प्रॉफिट्स में 16% की इजाफत आई है, ग्रोथ आई है। और कंसोलिडेटेड इनकम यानी कि रेवेन्यू में 11.6% की ग्रोथ आई है। तो बोथ आर गुड हेल्दी नंबर्स ऑन ऑन ईयर बेसिस। फिर टाइटन के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, बिलो एक्सपेक्टेशंस थे। इनकी नेट प्रॉफिट में 11% की डिक्लाइन आई है, हालांकि रेवेन्यूज 17.4% बढ़ी है। तो रेवेन्यू तो भले ही ग्रोथ आई है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आई है, क्योंकि मोस्टली इनकी जो ज्वेलरी बिजनेस थी उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। अब देख सकते हैं ज्वेलरी बिजनेस ग्रो बाई जस्ट 16%। तो ज्वेलरी बिजनेस में 16% की ग्रोथ आई है, वॉचेस वेरेबल्स में 88% की, और आईवेयर बिजनेस में 93%। तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन वाला बिजनेस होता है, सबसे हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस होता है, वो होता है इनका ज्वेलरी बिजनेस। चूंकि उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, इसलिए इनकी नेट प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी, हालांकि रेवेन्यूज काफी अच्छी बढ़ी है। तो हमें आगे क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा कि इनकी ज्वेलरी बिजनेस कैसे बढ़ती है, उस पर डिपेंड करेगा कि इनके नेट प्रॉफिट्स आगे चल के कैसे शेप अप करती हैं। आयशा मोटर्स के नंबर्स ठीक ठाक से थे, बट बिलो एक्सपेक्टेशंस थे, यानी कि जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो अंडरवेलमिंग रिजल्ट्स थे। इनकी नेट प्रॉफिट में 6.8%, ऑलमोस्ट 7% की इजाफत आई है, ग्रोथ आई है। रेवेन्यूज भी बढ़े हैं ऑलमोस्ट 19-20% के आसपास, लेकिन नेट प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। अब देख सकते हैं नेट प्रॉफिट्स में एक नॉमिनल सी ही ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं। द नेट प्रॉफिट ग्रू बाय 76.7%, ऑलमोस्ट 77% की जंप आई है नेट प्रॉफिट में, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आल्सो ग्रू बाय ऑलमोस्ट 20%। तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई ऑलमोस्ट 20% की, और नेट प्रॉफिट में तो बहुत ज्यादा जंप आई है, ऑलमोस्ट 77% की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थी, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फॉर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। उसी तरह ग्रासिम, वो भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसके भी नंबर्स काफी सॉलिड थे। नेट प्रॉफिट ग्रू बाय ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट मतलब डबल हो गए नेट प्रॉफिट्स। तो नेट प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फेल बाय 5%। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो फॉल हुई है पिछले साल से, अगर कंपेयर करें तो 5% की फॉल आई है, लेकिन अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा के, कॉस्ट को कट करके नेट प्रॉफिट में 95% की ग्रोथ दिखाई है ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने, विच इज अ वेरी वेरी सॉलिड नंबर। कोल इंडिया और पावर ग्रिड की अगर बात करें तो कोल इंडिया के रिजल्ट्स में 21% की फॉल आई है इनके नेट प्रॉफिट में, ये थोड़ी डैम्पनिंग नंबर थी। और रेवेन्यूज में 2% की ग्रोथ आई है। तो कोल इंडिया के नंबर्स उतने ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं थे, और इनकी ऑपरेशंस एक्चुअली डिसरप्ट भी हुई थी। हालांकि इनकी ऑपरेशंस फिर से रिज्यूम हो गई, तो होपफुली आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनकी रिजल्ट्स थोड़ी इंप्रूव होंगी, बट दिस क्वार्टर्स रिजल्ट्स वर नॉट सो गुड। इसी तरह पावर ग्रिड की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में 26% की ग्रोथ आई है। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, वेरी डिसेंट नंबर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 8% की ग्रोथ आई है। तो पावर ग्रिड के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक से थे, बट कोल इंडिया के रिजल्ट्स थोड़े अंडरवेलमिंग थे। फिर आईटी के रिजल्ट्स थोड़े मिक्स बैग से थे। इनके जो टोटल नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसमें 11.6%, ऑलमोस्ट 12% की फॉल आई है, डिक्लाइन आई है।
रेवेन्यूज में 4.7% की, अगर कंसोलिडेटेड यानी कि इनके सारे बिजनेस सेगमेंट्स की अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 4.7% ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ आई है। और इनकी सिगरेट बिजनेस से जो रेवेन्यू आती है उसमें 3.4% ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ आई है। लेकिन होटल बिजनेस ने इनको मार डाला है। होटल बिजनेस की रेवेन्यू में 57% की ड्रॉप आई है, काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप है, जिसके चलते इनके टोटल अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो उसमें एक डिसेंट सी, बहुत ही मॉडेस्ट सी 5% की ग्रोथ है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है। तो आगे चल के हमें देखना पड़ेगा कि होटल बिजनेस इनका कैसे इंप्रूव करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी सिगरेट बिजनेस और एफएमसीजी ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे चल के इनकी एफएमसीजी बिजनेस अगर कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज प्रोड्यूस करने लगती है तो इनकी डिपेंडेंस ऑन द होटल बिजनेस काफी कम हो जाएगी और इनकी ग्रोथ नंबर्स थोड़ी इंप्रूव कर सकती हैं। निफ्टी के कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और नंबर्स की बात कर लेते तो निफ्टी का जो करंट पी है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दैट इज ऑलमोस्ट 42, 41.6। पिछले वीक हमने देखा था कि ये नंबर 41.5 थी। इस हफ्ते निफ्टी में थोड़ी सी और मार्केट लेवल्स बढ़ी हैं, 1.6% की अपमूव आई है जैसा हमने स्टार्ट में देखा। तो उस ग्रोथ के कारण निफ्टी की पी अपने फिर से ऑल टाइम हाई नंबर पे 41.6 पे पहुंच गई है। निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि 360 तक डिप कर गई थी, तो वहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, 365 के नंबर्स पे पहुंची है। हल्की सी इंप्रूवमेंट आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। तो ईपीएस नंबर्स थोड़े से इंप्रूव करें, अब 365 पे पहुंच गए। लेकिन निफ्टी की जो करंट पी रेशियो आप इस चार्ट पे, सेकंड चार्ट पे देख सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी का जो करंट पुट कॉल रेशियो है दैट इज 0.94। तो जब ये नंबर 1 से कम होता है, पीसीआर वैल्यू 1 से कम होती है, तो हम मानते हैं कि निफ्टी अभी ओवरऑल बुलिश है। और जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो हम मानते हैं कि ओवरऑल निफ्टी अभी बेरिश है। तो चूंकि ये नंबर 1 से जस्ट मार्जिनली कम है तो इसको आप मार्जिनली बुलिश कह सकते हैं अभी निफ्टी को। एंड वॉलेटिलिटी कैन परसिस्ट। ओवरऑल अभी बुलिशनेस बनी हुई है लेकिन मार्जिनल, बहुत ज्यादा कोई बुलिशनेस नहीं है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश आप मान सकते हैं। तो वही अभी ओवरऑल सेंटिमेंट्स है। तो इस वीडियो कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच इन द गिवन मार्केट सिनेरियो क्या हो सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो दोस्तों अभी भी मेरी ओपिनियन वही है जो पिछले हफ्ते थी। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहें, उससे आपके अंदर कोई फोमो की फीलिंग, कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग नहीं आएगी। आप आराम से अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करते रहें। अपनी एसआईपी को बढ़ाने के मौके आपको तभी मिलेंगे जब मार्केट में कोई अच्छी कंसोलिडेशन या थोड़ी करेक्शन आएगी, तो उसका आप थोड़ा वेट करें। हमें ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी अभी 2 हफ्ते पहले मिली थी, हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया भी, जैसे हमने वीकली मार्केट हाईलाइट्स में डिस्कस भी किया था, और हमने अच्छे से इन्वेस्ट किया भी। अपने बेस्ट स्टॉक्स जो बाय नाउ की जो वीडियो होती है उसमें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अच्छे स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट की। तो अब थोड़ा आपको वेट करना है, जब तक निफ्टी में कंसोलिडेशन चलती है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहनी है। क्योंकि निफ्टी में जब कंसोलिडेशन चलती है तो ये एक फायदा होता है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूवमेंट होती है। और उसमें आपको, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी लिखा है मैंने कि यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, जब आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो निफ्टी में भले ही कंसोलिडेशन चल रही हो, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने लगती हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। उसके लिए हमारी दो चीज़ें, हमारे चैनल के दो सर्विसेज आपको हेल्प कर सकते हैं। पहली तो ये है कि हम संडे की जो सेकंड वीडियो होती है बेस्ट स्टॉक्स जो बाय नाउ, उसमें वीकली बेसिस पे अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, स्टॉक्स को रिव्यू करते रहते हैं, उन स्टॉक्स के स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स को रिव्यू करते रहते हैं। तो उस वीडियो को अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो आपको एक आइडिया लगता रहता है, आपकी वॉच लिस्ट अपडेटेड फ्रेश रहती है और आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में मौके मिलते हैं। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस चैनल को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो कोई भी अच्छे स्टॉक्स जिन पे हमारी वॉच लिस्ट में नजर रहती है, कोई भी अच्छे स्टॉक्स जिनकी हम डिस्कशन करते रहते हैं, वो अगर अच्छे प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आते हैं तो मैं आपको एक क्विक नोटिफिकेशन, एक क्विक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ और आप अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजन अपने थॉट प्रोसेस, अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से ले सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज स्टॉक्स, इफ दोज प्राइस लेवल्स लुक अट्रैक्टिव टू यू, तो यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है कि अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, हेल्दी रोबस्ट बना के रखें अपनी कैश पोजीशन को, क्योंकि यही कैश पोजीशन आपकी जब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती हैं, जब कंसोलिडेशन और करेक्शन आती है, तो उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपके पास अच्छा हेल्दी कैश पोजीशन बना हुआ हो। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें। यू हैव टू डिप्लॉय दैट कैश पोजीशन इन एन इंटेलिजेंट मैनर, यू हैव टू डिप्लॉय इट इंटेलिजेंटली। और इंटेलिजेंटली करने का मतलब ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो एसआईपी को डबल ट्रिपल करने के मौके जब आते हैं तो यू हैव टू डिप्लॉय योर कैश पोजीशन इंटेलिजेंटली।
तो आई होप कि ये जो कोहेसिव थॉट प्रोसेस है, कोहेसिव फ्रेमवर्क बनाने की हमने कोशिश की, उससे आपको फायदे मिलेंगे एंड ऑल दिस इनपुट्स एंड डिस्कशंस आर हेल्पफुल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।